इसका हमारा यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें जानेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड वो सभी कॉन्सेप्ट जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो ऑप्शन में है अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से और श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो इन चारों में से किनसे तुलना करना सर्वाधिक उचित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह ब्रिटेन के सम्राट से। कारण क्या होगा, क्योंकि भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया भी गया है। उसके बाद जिस प्रकार ब्रिटेन में जो राजा अथवा रानी देश का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो वंशानुगत होता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक रूप से निर्वाचित होता है। तो इसलिए और अगर देखा जाए तो क्या होगा, वह ब्रिटेन के सम्राट के स्वरूप इस प्रश्न का सबसे ज़्यादा पर्याप्त आंसर होगा। और अगर आप बात किया जाए कि अगर अनुच्छेद 53 का 1 को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है वह क्या करता है, मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख है यानी हेड ऑफ स्टेट वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वह क्या होता है, वह प्रधानमंत्री होता है। तो यह भी साथ में ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप अन्य देश की बात की जाए, जैसे अमेरिका की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, श्रीलंका, तो अमेरिका श्रीलंका इन सभी देशों के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होता है जिसमें कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, कार्यकाल होता है, उसका नीति निर्णय होता है, ये सभी संबंध काफ़ी हद तक क्या होते हैं, वह विधायिका से स्वतंत्र होते हैं। जबकि ये क्या होता है, यह विधि के अनुसार जो किया जाता है। जबकि भारत में या फिर जो ब्रिटेन में है वो क्या होता है, वो जो होता है वह विधि के अनुरूप यानी जो विधायिका बनाया गया है विधायिका के अनुरूप ही वो कार्यपालिका के द्वारा वो काम किया जाता है। कार्यपालिका का अर्थ ही हुआ कि सरकार का वह अंग होता है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नीतियों और कानूनों को लागू करता है या करने के लिए जिम्मेवार है, जिसके अंतर्गत सिर्फ हम ये नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री आएगा, राष्ट्रपति और मंत्री आएगा। इसके अलावा जितने भी सिविल सर्विसेज हैं वो सभी कार्यपालिका के अंतर्गत में आते हैं। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति की तुलना वह ब्रिटेन के सम्राट से करना उचित है ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो क्या है, अनुच्छेद 53 का 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघ के सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो जैसे ही संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और संघ की जितने भी सभी कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति ही उसका अध्यक्ष हुआ। और दूसरे में हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है यानी राष्ट्रों का जो प्रमुख होता है, जिसे आप कह सकते हैं हेड ऑफ स्टेट, वो राष्ट्रपति होता है। और जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर पूछा कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो वह राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अब करा जो संघ में कार्यपालिका शक्ति होती, कार्यपालिका का अर्थ अभी हम लोगों ने समझा कि कार्यपालिका का अर्थ होता है सरकार का वह अंग जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को क्या करता हो, लागू कराने के लिए जिम्मेवार हो या लागू करता हो, जिसके अंतर्गत में सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रीगण नहीं आते, इसके अलावा पूरा प्रशासनिक विभाग भी आता है। तो ये हो गया कार्यपालिका। तो संघ जितने भी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति वो निहित होती है वो राष्ट्रपति में होती है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाही होती है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही की जाती है। तो वह राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 4 में देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति है, राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, और राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान है। तो अभी हम लोग क्या चर्चा किए थे, जो भारत का जो राष्ट्रपति है वह क्या है, हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि राष्ट्रों का प्रमुख है। हेड ऑफ स्टेट के रूप में राष्ट्रपति और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य का प्रधान। ऐसा नहीं कि आप इस प्रश्न को राज्य सरकार दोनों का प्रधान कह दीजिएगा। यानी भारत का राष्ट्रपति जिसमें कहा गया संविधान में हेड ऑफ स्टेट के रूप में, राष्ट्रों का प्रमुख के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग 5 में देखेंगे। 5 में कहता भारतीय संविधान के अनुसार, देखिए चौथा जो प्रश्न था जिसमें हम लोगों ने देखा भारत के राष्ट्रपति, वो उसमें गलत जा सकता है। अगर थोड़ा सा आपको अगर नहीं पता हो तो क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग राज्य और सरकार दोनों का प्रधान मार देंगे, लेकिन राज्य और सरकार का नहीं होगा, क्योंकि सरकार का हेड कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट वो प्रधानमंत्री होता है। तो ध्यान में रखेंगे बातों को। नेक्स्ट 5वां में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होगा।
अब अगर आप अनुच्छेद 52 के अनुसार देखेंगे तो अनुच्छेद 52 में क्या है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता, जो भी एकता है, अखंडता, सुदृढ़ता को बनाए मतलब उसका प्रतीक है, वह भारत का प्रथम नागरिक एवं राज्य का प्रमुख भी होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का वह एक राष्ट्रपति होगा। तो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि अनुच्छेद 52 में क्या किया गया, राष्ट्रपति के लिए शैल बी का प्रयोग किया गया, यानी जिसका अर्थ हुआ कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। यह पद ना तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और ना ही कभी इसे समाप्त किया जा सकता है। शैल बी यानी कि वह क्या करता है, निश्चितता को दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 6 में तो हो जाएगा कि देश का प्रथम नागरिक वह राष्ट्रपति हो जाएगा, जो एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक भी होता है। 6 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, भारत में संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, संघ की जितने भी कार्यपालिका वो राष्ट्रपति होता है, तथा संघ के सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तथा यह भी हम लोगों ने जाना था कि भारत सरकार का समस्त का जो कार्यपालिका कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ टोटल रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। हाँ, वो बात अलग है कि जिसमें हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका का जो होता है राष्ट्रपति, वह क्या है, वास्तविक शक्ति नहीं है, वह क्या है, नाम मात्र का है, तो वो अलग है। लेकिन जो निहित होती है वो क्या होती है, वो राष्ट्रपति में ही होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मतलब एक तरह से कह सही है कि औपचारिक रूप से प्रमुख होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति ही होता है। हाँ, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होता है। आगे हम लोग इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। करा भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ तो हम लोग चर्चा कर लिए, वो राष्ट्रपति में निहित होता है। कैसे निहित होता है, क्योंकि जो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। तथा अनुच्छेद 53 के 1 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता तथा संघ के सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर के रूप में, जिसमें थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों को सुप्रीम कमांडर के रूप में वो किसे, वो राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, जाना जाता है। तो इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष के रूप में वो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या है, ऑप्शन में है भारत का वास्तविक शासक है, आ गया प्रश्न। उसके बाद है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष है, बहुमत दल का नेता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल रिमूव हो गया। बहुमत दल का नेता, जिसकी भी संसद होगी यानी लोकसभा में जिसकी बहुमत होगी, उस बहुमत दल का नेता होगा, जिसको चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो ये तो और डी हो गया। राज्य और सरकार का अध्यक्ष, हाँ, राज्य हेड ऑफ स्टेट के रूप में जरूर राष्ट्रपति था, लेकिन क्या सरकार का हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में राष्ट्रपति था, नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी भी रिमूव हो गया। बी में देखते हैं, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, क्या राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, और ऑप्शन में बच गया भारत का वास्तविक शासक। तो अब देखिए, भारत का जो वास्तविक शासक है, हमने अभी देखा कि जो राष्ट्रपति है वह क्या है, वह औपचारिक प्रमुख होता है, यानी कह सकते हैं कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल में निहित होती है। आप आगे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 74 में भी कहा गया है, क्या कहा गया अनुच्छेद 74 में, अगर आप 74 में तो देखेंगे कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ये 74 में कहा गया। 75 में देखेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो स्पष्ट रूप से क्या है कि वास्तविक शक्ति का प्रधान कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो तीनों ऑप्शन रिमूव हो गया। अब बचा राज्य का संवैधानिक प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट के रूप में। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, करा भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। तो अभी हम लोग देखे थे जो सशस्त्र, जितने भी सशस्त्र यानी कि किसके साथ, सशस्त्र मतलब कि हथियार जो भी है उनके साथ जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं सशस्त्र सेनाओं का, जो भी तीनों सेनाओं हैं, उसका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो। नेक्स्ट है 10 में, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो आवश्यक योग्यता जिसको हम लोग अहर्ताएँ भी कहते हैं, क्वालिफिकेशन भी कहते हैं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। और लोकसभा के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोकसभा के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट दीजिए। तथा राज्यसभा के लिए भी ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के लिए जो मिनिमम आयु है वह कितना होना चाहिए। तो इन सभी का आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि जो अहर्ताएँ हैं क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ, उपराष्ट्रपति के लिए भी यही योग्यताएँ हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कि क्या लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, यानी जो लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हैं वो सभी क्या होना चाहिए, सभी योग्यताएं होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी सदन का क्या हो, वह सदस्य हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि योग्यताएं में नहीं है कि संसद का सदस्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और ऑप्शन सी में जो लोकसभा के सदस्य के जो निर्धारित सभी योग्यताएं हैं, तो अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि योग्यताएं में तो लोकसभा के लिए अलग है आयु, है ना, तो वो बात नहीं है। तो आयु के लिए हाँ स्पष्ट बी में उल्लेख कर दिया गया है। तो जो सभी निर्धारित योग्यताएं हैं जिसमें लाभका पद पर नहीं हो, इन सभी को क्या होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मतलब व्यक्ति दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, इन बातों को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो भारत में राष्ट्रपति के पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जा सकता है। मिनिमम एज 35, मैक्सिमम के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। अब हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या होना चाहिए तथा राज्यसभा के लिए होना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दें। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम अभी हम लोग चर्चा की कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु की बात की गई है, लेकिन अधिकतम के बारे में क्या किया गया है, कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। तो ध्यान में रखना है, हो जाएगा कोई आयु सीमा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। देखिए, एक व्यक्ति अधिकतम पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अगर बात की जाए तो वो अनुच्छेद 57 के अनुसार कहा गया है। क्या कहा गया, अनुच्छेद 57 के अनुसार कहा गया कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में जब पद धारण करता है या कर चुका है तो इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए वह पुनर्निर्वाचन हो सकता है। लेकिन कितनी बार हो सकता है, कितने, मतलब इसका मैक्सिमम उल्लेख नहीं किया गया। तो अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है इसके बारे में नहीं किया गया। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 57 में कि धारण कर चुका है या धारण करता है, उसके उपबंधों का अधीन रहते हुए पुनर्निर्वाचन का वो पात्र हो सकता है, लेकिन कितनी बार हो सकता है इसके बारे में चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा यह होता है, यानी जो हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मनोनयन कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, हम लोग लोकसभा में जो वोट डालते हैं जिसमें सीधे तौर पर जनता के द्वारा क्या क्या था उसको चुना जाता है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, चाहे वो विधानसभा में हो जाए। तो अप्रत्यक्ष क्या हो जाता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेते हैं, तो वह अप्रत्यक्ष ही होगा। अगर ऑप्शंस में और भी पूछता, जैसे पूछता अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमण सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। देखिए, काफ़ी इसका थोड़ा रोचक है इसका निर्वाचन, थोड़ा सा किन्हीं को लोग समझने में, जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4 व्यक्ति खड़ा हुए, ए बी सी डी हुए, और जो इसका जो योग्यता है, मतलब जिसको आप कहिए कि न्यूनतम कोटा है जिसके लिए वो राष्ट्रपति बनेगा, तो जो न्यूनतम कोटा होता है वह वैध मतों का कितना होना चाहिए, वह वैध मतों का 50% होना चाहिए। यानी 50% से जब अधिक होगा वह वैध मत का, तो वह क्या हो जाएगा, यही इसका न्यूनतम कोटा है। मान लेते हैं कि चुनाव हुआ, 4 व्यक्ति खड़ा हुआ। अब मान लेते हैं कि अब एक क्राइटेरिया आप सेट करिए, सेट यही करना है कि कुल वैध मत मान लेते हैं कि 3000 प्राप्त हुआ है, क्लियर। अब 3000 मत में से हमने देखा कि जो वैध मतों की संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वैध मतों का 50% से अधिक जो मत प्राप्त करेगा वही इसका क्या है, न्यूनतम कोटा, यानी मिनिमम कोटा है, जिससे वो क्या हो जाएगा, चुना जाएगा। यानी इतना होना ही होना चाहिए 50%। तो 50% से अधिक होना चाहिए, तो 50% 3000 पूरा वैध मत है, तो आप 15 यानी कि 1501 यानी 1501 1501 मत होना चाहिए, क्या चीज़ के लिए, न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति बनने के लिए। अब 4 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए, ए बी सी डी। अब मान लेते हैं कि प्रथम क्या हो गया, जो पहला मत पत्र हुआ, मान लेते हैं कि उसमें से क्या हो गया कि न्यूनतम कोटा तो इतना होना चाहिए, सबसे कम मत मान लेते हैं कि 350 क्या हो गया, डी को प्राप्त हुआ। अब देखिए, ए को मान लेते हैं प्राप्त हुआ 1100 वोट, बी को प्राप्त हुआ 800 वोट, और सी को प्राप्त हुआ 750, और डी को प्राप्त हुआ 350। तो अब 1100
800, 750, 350, यानी किसी को क्या हो गया, न्यूनतम कोटा जो आना चाहिए वो आपको हमेशा ध्यान रखना। न्यूनतम ऐसा नहीं होता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा आया वो जीत गया, इसमें थोड़ा अलग होता है। जो हमने बताया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उससे एकल संक्रमणीय पति, तो यही होना चाहिए मिनिमम कोटा 50% से प्लस होना चाहिए। तो किसी को 50% नहीं आया, क्योंकि ए को आया 1100, बी को आया 800 वोट, सी को 750, डी को 450। अब क्या होता है, ये प्रथम गणना हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा कि द्वितीय जब गणना होगा तो सबसे कम मत प्राप्त वाला जो 350 वोटिंग प्राप्त किया है उसको क्या किया जाएगा, मतपत्र वालों को क्या कर दिया जाएगा, निर्वाचन से बाहर कर दिया जाएगा, और 350 मतपत्र में द्वितीय वरीयता के मतों को गणना किया जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि 350 व्यक्ति ने डी नंबर को 1 नंबर पर रखा, यानी वो उसके फेवर में थे, तो और अन्य व्यक्ति थे उसे भी उसके बारे में बताना होगा कि आप किसको प्रीफरेंस देते हैं सेकेंड नंबर पर। तो अब क्या है, द्वितीय वरीयता क्रम में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी 350 मतपत्र में। अब 350 मतपत्र में मान लेते हैं कि ए को कितना लोग हैं 350 में, द्वितीय मतलब द्वितीय वरीयता में कितने लोगों ने ए को रखा, अब ए को रखे 70। मान लेते हैं कि ए को द्वितीय वरीयता में 70 रखा है ना, ए को, तो ये 70 वोट क्या हो जाएगा, ए में जाके जुड़ जाएगा, तो 1100 प्लस 70 1180 हो गया। उसके बाद बी को 130, अब बाकी बी को मान लेते हैं 130 लोग क्या किया, और सी को 150 मत प्राप्त हुए, और बी को क्या हो गया, इस प्रकार से 130 और सी को 150 मत प्राप्त हुआ। यानी कि इस तरह से जो प्रीफरेंस दिया गया सेकेंड वरीयता में वो हम लोग देखें, क्योंकि देखिए ये कैसे हुआ, आप जब भी वोटिंग इसमें करेंगे तो वो चारों व्यक्ति का आप प्रीफरेंस देंगे। मान लेते हैं एक व्यक्ति, ए व्यक्ति है, डी को दिया 350 वोटिंग किया, जो 350 लोग हैं प्रीफर किए ए को। उसके बाद क्या है, और बाकी जो 350 जो मतपत्र हो गया, जो इसमें से इन्होंने जो रखा, ए को दिया है, डी को दिया, तो अन्य को भी तो दिए होंगे ना, तो इसमें ए निकला। 350 व्यक्ति ए को कितना प्रेफरेंस किए, सबसे कम वाला, जो सबसे कम कोटा वाला है, यानी कि सबसे कम मत जो प्राप्त हुआ है उनको हटा देंगे, और उसमें से जो भी वोट आएगा डी को कितना प्रेफरेंस किया वो अलग सब में जोड़ते चले जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, द्वितीय क्रम में भी नहीं जीत हो रहा, अब तृतीय क्रम की गणना करेंगे। अब तृतीय क्रम में भी हम लोग यही काम करेंगे, क्या करेंगे, जो सबसे कम है यानी कि सी को स्पर्धा से बाहर कर देंगे। सी को 800 वोट आया, 750 वोट आया था ना, अब उसमें देखेंगे 750 वोट में से कितना हो गया, 750 में से, अब 750 में यहाँ आया था और प्लस ए से आया था, ए को कितना था, सी को जो उसमें जोड़ा था 150, तो 750 प्लस 150, क्योंकि उसमें से जब सेकेंड वरीयता क्रम का काउंटिंग कर रहे थे 150, तो उसमें जोड़ देंगे 900 आ जाएगा। अब इस 900 को हम लोग देखेंगे कि ए को कितना प्रेफरेंस करता है, यानी ए को कितने लोग इसमें रखते हैं प्रेफरेंस में। तो अब क्या करेंगे, अभी तो सी वाला को रिमूव करेंगे, अब देखेंगे सेकेंड नंबर पर यानी कि ए को कितना प्रेफरेंस करते हैं, वो तो स्पष्ट हो ही जाएगा। जितना लोग ए को करेंगे, बी को करेंगे, सी को करेंगे, इस प्रकार से क्या करना है, जितना भी वो प्रेफरेंस करेंगे वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको अब क्या करेंगे अलग में, यानी कि जो अगले हैं प्रत्याशी हैं बचे हुए शेष ए और बी में, उसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये क्रम होगा। फिर जब जिस तरह से वो काउंटिंग होता रहेगा, हटाते जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा, वो न्यूनतम कोटा को प्राप्त कर लेंगे। तो बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, समझना यही होता है कि इसमें जो भी प्रत्याशी खड़ा होते हैं वो सभी को प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप किसे रखना चाहते हैं, और सबसे कम वाले को हटाकर उसके मत को जो बचे हुए शेष हैं प्रत्याशी में जोड़ दिया जाता है। क्लियर। तो जैसे 900 में हम लोग देखा ना, अब 900 में मान लेते हैं ए और बी के कुल मतों को जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, सी 900 पत्रों को तृतीय वरीयता क्रम के रूप में ए को 340 मिला तथा बी को 450 मिला। तो हम लोग देख लेंगे 450 और इधर हो गया ना कितना, 450 इधर हो, 400 इधर हो गया, 340 हो गया। तो इस प्रकार से हम जोड़ के क्या करेंगे, उसमें से ए में से ए और बी में से जोड़ देंगे और क्या होगा, न्यूनतम कोटा प्राप्त होगा। तो ये था, तो क्रम थोड़ा समझा दिए हम लोग। नेक्स्ट देखिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से होता है वो भी हम लोगों ने समझा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। जैसे क्या हो गया, वही सिंगल ट्रांसफर हो गया वोट। जैसे ए को डी में था ना 350 वोट, बाकी जिसमें हम लोगों ने देखे कि ए को 70 दिया, बी को उसमें से हम लोगों ने देखा था कि कितना दिया था, बी को था 130 था, सी का 150 था। तो वो क्या हो गया, सिंगल जो वोट था वो ट्रांसफ़र हो गया कितने में, ए बी सी में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक उसी प्रकार फिर भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तो जो सी वाले वोट थे उसको हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल कर दिए, यानी सिंगल रूप से उसको ट्रांसफ़र कर दिए।
जैसे 900 वोट आया, अब 900 में से क्या किए, बी को मिला 300 और ए को मिला 400, बी को मिला 350, फिर उसको ऐड कर दिया, इस प्रकार से न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया। ये होता है, इसी तरह से इसका होता है। तो आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये बीबी गिरी है जो द्वितीय चरण में क्या होंगे, द्वितीय चरण में वो विजय प्राप्त करेंगे। तो द्वितीय चरण का मतलब प्रथम में वो क्या रहे होंगे, लीड लिए होंगे, कम रहे होंगे, और द्वितीय चरण में वो आगे निकले। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। वही पहले व्यक्ति थे जो द्वितीय चरण में क्या होते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, देखिए आ गया, सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपात प्रतिनिधित्व एवं एकल मत पद्धति। यही होता है समान प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे हम लोग अनुपातिक समानुपातिक कहिए या फिर अनुपातिक कहिए। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हमने देखा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या था, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि न्यूनतम कोटा 3000 वैध मत था, जिसमें न्यूनतम कोटा 1501 वोट लाना था, जिसमें से ए ने 1100 वोट लाया। तो प्रथम चरण में वो क्या हो गया, वो न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त कराया। द्वितीय चरण का गणना हो गया, तो सबसे कम वोट लाया, उस वोट को क्या करेंगे, सिंगल ट्रांसफर कर देंगे 3 अन्य मतदाताओं में, जिसमें से देखे थे 350 में ए ने क्या किया, द्वितीय बढ़ता क्रम में जो है ए को 70 रखा, है ना। द्वितीय बढ़ता क्रम जब हो रहा था तो ए को 70, बी को कितना था 130 था, डी सी को था 350 था, 150 था। तो उसको हम लोग क्या किए, बाकी शेष 3 में जोड़ दिए। फिर क्या हो गया, तीसरे क्रम में भी न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त हुआ, तो तीसरे वालों को हटाएं जो सी को 950 वोट आया था। अब उस शेष में से ए बी को जो भी बढ़ता मिला, जिसमें से ए को 400 और बी को 350, वो हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, उसमें कर दिए, है ना। तो यही होता है, यही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से वोटिंग होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट देखिए 16 में, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। जो राष्ट्रपति संबंधी अगर चुनाव को विवाद होता है तो वह अनुच्छेद 71 के तहत क्या होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के उत्पन्न जो भी है उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। तो क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 में देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कम से कम कितने होने चाहिए। देखिए प्रस्तावक का मतलब हो गया जो क्या होता है, जो उनके लिए प्रस्ताव, यानी कि न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव किया जाता है, यानी 50 होता है, और वही न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया जाता है। तो क्या हो गया, 50 हो गया, प्रस्तावक हो गया, और जो प्रस्ताव दिया जाता है, जिनके द्वारा प्रस्ताव किया जाता है, इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना चाहिए 50 के द्वारा, वो और शेष अन्य 50 उसको अनुमोदन देता है वही प्रस्तावक। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो ये पहले क्या था, ये कम था, ये 1997 के बाद से ये क्राइटेरिया हुआ है। 1997 से पहले देखेंगे तो 10-10 था। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है। कौन सा योग होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु भी पूरा करना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्थ हो। हाँ, लोकसभा का जो सदस्य है निर्वाचित होने के लिए उसमें योग्यता होना चाहिए वो, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कहा था कोई लाभ पद धारण किए हो, हाँ लाभ का पद धारण वो नहीं किया हुआ होना चाहिए। लाभ के पद में उसे भी शामिल किया गया था जिसमें राष्ट्र केंद्र सरकार का 25% योगदान है कोई भी कंपनी में, वो भी लाभ के पद आ रहा था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा, अयोग्यता माना जाएगा 18 का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव क्या किया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बिल्कुल नहीं। एकल हस्तांतरण मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अगर 3000 वोटिंग वैध मत हुआ है उसमें 4 प्रत्याशी ABCD खड़ा हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि ए को क्या होता है, ए को 1100 वोट मिलते हैं, बी को कितना मिलते हैं 800 मिलते हैं, सी को 750 मिलते हैं, डी को 350 मिलते हैं। तो हमने देखा कि किसी को न्यूनतम कोटा नहीं, क्योंकि न्यूनतम जो कोटा होता है 50% से अधिक क्या लाना होता, मत लाना होता, तभी वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। तब द्वितीय गणना की जाती है, द्वितीय वरीयता का क्रम, जिसमें सबसे कम जो लाता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, और उनके मतों को क्या कहता है, सिंगल ट्रांसफर कर दिया जाता शेष 3 में से, जिसमें से हम लोगों ने देखा 350 में A70 को कि क्या किया था, प्रीफरेंस दिया था, बी दिया था 130 को दिया था, 80 दिया था, 150 का दिया था। इस प्रकार से वो अन्य में जुड़ गया था, तो सी हो गया था 750 से 900 हो गया था। फिर भी क्या हो रहा था, न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो रहा था किसी को, तो हम लोग क्या किए, फिर सी वाले को हटा दिए 900 वोट को, फिर उसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से ए को 400 और बी को
350 वोटों से, मतलब ए को कहिए 340 और बी को 400 मत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो न्यूनतम कोटा को प्राप्त कर लेता है और वो राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, ये तो ऑप्शन नंबर बी भी पर्याप्त लग रहा है। चलिए, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा सिंगल हस्तांतरण मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल एकल हस्तांतरण, हस्तांतरण कहिए या संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। चलिए, ऑप्शंस में और भी कुछ कहना चाह रहा है क्या, तो ऑप्शंस, इस चारों ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर सिंगल हस्तांतरण है, एकल हस्तांतरण, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो पर्याप्त आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 19 का बी ही हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हालांकि अनुपातिक मत प्रणाली भी लिखा हुआ है ना, तो अनुपातिक मत से ज़्यादा होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो मत से ज़्यादा हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं हुआ। अगर ये होता तो बी और सी दोनों होता, क्योंकि दोनों से वो गुजरता है ना। एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें हम लोग न्यूनतम कोटा देखें, फिर वो देखें कि जो सबसे कम ला रहा था उसका वोट ट्रांसफर हो रहा था शेष अन्य में। 20 में देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, वह निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। 21 में कह रहा भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, देखिए आ गया ना अनुपातिक, यानी कि अनुपातिक का होता प्रपोर्शनल और प्रतिनिधित्व का होता रिप्रेजेंटेशन। तो इसके कारण उसमें सिर्फ मत का, वोट का प्रयोग किया गया था, इसलिए वो गलत हुआ। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती, बिल्कुल सही बात है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में, और साथ में एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। जो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से, कि देखा कि 4 प्रत्याशी राष्ट्रपति के उम्मीदवार में खड़ा हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि 3000 टोटल वैध मत पड़े हैं, और जो न्यूनतम कोटा है, न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, वह 50% से अधिक मत प्राप्त होना ही होना चाहिए। तो ये अब ध्यान में रखा जाता है, उसी को सफल घोषित किया जाता है। तो प्रथम में हमने देखा कि ए को 1100 वोट प्राप्त हुआ, बी को कितना वोट प्राप्त हुआ, 800 हुआ, और सी को 750 और डी को 350। किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। तो इस क्रम में जब अगले गणना की जाएगी, वरीयता क्रम की जब गणना की जाएगी, तो जो उम्मीदवार सबसे कम वोट लाए हैं, जिनका मत सबसे कम है, यानी कि डी प्रत्याशी को निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर देंगे, और उसके द्वारा 350 मत पत्र में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी, है ना। तो जो द्वितीय वरीयता को है उसको गणना किया जाएगा कि द्वितीय वरीयता में उन्होंने किसको किसको रखा है। तो समझिए, देखिए 350 वोट ठीक है, ये पहले वरीयता में 350 ने डी को रखा था, अब द्वितीय वरीयता में वो 350 किसको रखे। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई एक को रखा, जिसमें से एक आध द्वितीय वरीयता में कितना निकल के आया था, 70 निकल के आया था। बी को द्वितीय वरीयता में कितना निकल के आया था, 130 निकल के आया था, और सी को 150 निकल के आया था। ये द्वितीय वरीयता में ये लोग रखे थे, कौन व्यक्ति, जो डी को रखे थे। अब क्या होगा, द्वितीय वरीयता क्रम में भी अब इधर क्या हो गया, 1100 प्लस 70, तो 1170 हो गया। अभी भी क्या हो गया, न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, तृतीय चक्र की गणना करेंगे। अब तृतीय चक्र की जब गणना की जाएगी तो उसमें भी सबसे कम मत प्राप्त वाले, अब तृतीय चक्र की गणना में सबसे कम क्या हो गया, अब हो गया 750 और 150, 900, यानी कि 900 वोट को हम हटाएंगे। यानी कि तृतीय चक्र के गणना में जो 900 मत पत्रों से तृतीय वरीयता क्रम में मत की जो गणना होगी, उसको क्या करेंगे, यानी कि जो, अब तो देखिए द्वितीय वरीयता क्रम में हो गया, अब तृतीय वरीयता क्रम में देखेंगे तो तृतीय चक्र की गणना होगी, उसमें सबसे कम मत वाले सी को स्पर्धा से पहले बाहर करेंगे, और उनके द्वारा जो प्राप्त 900 मत पत्र है, तृतीय वरीयता के मतों की गणना कर ए और बी के कुल मतों में जोड़ दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि 900 मत पत्र तृतीय वरीयता मतों में गणना, मतलब 900 मत पत्र तृतीय वरीयता के रूप में, अब जो 900 हैं अब तृतीय वरीयता के क्रम में, द्वितीय में तो हम लोगों ने देख लिया कि 350 था, तो द्वितीय में ये रखें। अब तृतीय में कितने कौन रखे, मैंने थर्ड में कौन कौन ज़्यादा किसको पसंद कर रहे हैं, तो हमने देखा कि तृतीय चक्र की मतलब तृतीय वरीयता के रूप में ए रखा है 340 ए, तृतीय वरीयता में एक 340 तथा 20 400 मत प्राप्त हुए। तो इस तरह से क्या हो गया, 1170 इधर और 340 इधर। अब क्या हो गया, इस तरह से 1501 से ऊपर वोट चला गया, और क्या हो गया, न्यूनतम कोटा उसे प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा,
ए सफल घोषित हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया होता है ना। तो अब ऐसा नहीं कि ए ही बनेगा, हो सकता है बी हो जाए। अब जैसे यहाँ पर आप देखें कि ए को 340 मिला, हो सकता और कम मिलता, बी को ज़्यादा मिल जाता, तो क्या हो जाता, ये होता है। तो वही होता है कि फर्स्ट नंबर पर कौन रखा, सेकेंड नंबर पर कौन रखा, वही तो चेक ही होता है। जैसे देखिए आप सेकेंड राउंड जब स्टार्ट हुआ, द्वितीय चक्र की गणना स्टार्ट हुआ, तो द्वितीय वर्ता के क्रम को देखिए कि द्वितीय वर्ता के क्रम में 350 व्यक्ति ने किसको रखा, इसमें से ए का 70 आया था, बी का 130 और डी का। फिर जब तृतीय चक्र का गणना हुआ तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे कम वोट वाले 900 में से कि तृतीय वरीयता में किसको रखा है भाई, तो देखें कि तृतीय वरीयता के रूप में ए को 340 लोग रखा है और बी को कितना 400 लोग रखा है, यानी ए से ज़्यादा रखा है बी को। फिर भी क्या हो गया, बी के पास कम हो गया और ए को कम होते के बावजूद भी वो क्या हो गया कि न्यूनतम कोटा को प्राप्त कर लिया। ये होता है इस तरह से, है ना। तो नेक्स्ट देखिए 22 में राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं, चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, राष्ट्रपति। अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर विवाद होता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और वही उसके अंतिम होता है, और मतलब अंतिम कहिए या फिर उसका निर्णय मान्य, वही अंतिम निर्णय उसी का होता है। नेक्स्ट 23 में देखिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने के प्रावधान संविधान में किया गया। तो वह अनुच्छेद 71 में किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और मतलब ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी कोई भी निर्वाचन संबंधी विवाद होता है तो वह अंतिम निर्णय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का, वही मान्य भी होगा, जिसका अनुच्छेद 68 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 55 का भी है, तो 55 का याद आ गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति होता है और वही पुनर्निर्वाचन हो जाता है, वो संतावन हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। 53 54 तो चर्चा हो ही गई है, 53 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 52 में कहा गया है। और 53 में क्या है, कार्यपालिका की संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, वो निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 में हम लोगों ने क्या देखा, 54 में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है और उसके बाद 55 में निर्वाचन की रीति होती है, यानी जो चुनाव होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है, वो भी हम लोगों ने समझा। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है, तो चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रपति के लिए मात्र 2 सप्ताह का दिया जाता है। ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं मार दीजिएगा 1 माह। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो वह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट देखेंगे 26 में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के तहत क्या हो जाता है, इसमें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में कहा गया है कि वह पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति बना रहेगा। देखिए 54 55 सभी की तुलना कर लेते हैं। 52 में हम लोगों ने क्या देखा, 52 में देखा कि भारत का राष्ट्रपति होगा, जिसमें शैलबी का प्रयोग किया गया कि भारत का राष्ट्रपति का पद ना तो रिक्त होगा और ना ही खाली होगा, हर स्थिति में राष्ट्रपति को होना ही होना है। 53 में हम लोगों ने क्या देखा, 53 में हम लोगों ने देखा कि जो क्या होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है, तथा यह भी हम लोगों ने जाना था कि भारत सरकार की जितने भी कार्यपालिका कार्रवाई होती है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होती है। हाँ, वो बात अलग है कि वो औपचारिक होता है, औपचारिक रूप से वो उसका क्या होता है, शक्ति निहित होती है, वास्तविक शक्ति होती है, वो क्या होती है, प्रधानमंत्री। क्योंकि अनुच्छेद 74 75 को देखेंगे तो 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के क्या करने के लिए, मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, वह मंत्री परिषद के सलाह पे क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा। तथा 75 में कहा गया है, 75 में क्या कहा गया, 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह पर करेगा। तो 74 से थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये 54 में हम लोगों ने चर्चा किया। 54 में क्या चर्चा किया कि निर्वाचक मंडल होता है, सॉरी 52 में थे, 53 में आए थे कि कार्यपालिका, 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति होती, 54 में निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं उसकी चर्चा होती है। जैसे हम लोग देखेंगे लोग संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा दोनों, उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में संघ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के भी होते हैं। और इन दोनों संघ शासित प्रदेश को यह ध्यान में रखेगा कि शामिल कब किया गया, वह शामिल किया गया लगभग देखिए ना 1992 में शामिल किया गया, यानी 17 में संविधान संशोधन में किसको शामिल किया गया, दिल्ली पुडुचेरी को। तो यह प्रश्न यह भी देखने को मिल सकता है आपको।
फिर उसके बाद 54 में आ गए, 55 में आ जाइए। 54 में तो हम लोगों ने देख लिया निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन की रीति, उसके बाद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि, और उसके बाद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, और 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं हैं वो होता है। तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, यानी क्वालिफिकेशन होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति को जो चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं? तो निर्वाचक मंडल होते हैं। जो निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 या 55 में किसके बारे में कहा गया? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात की गई। तो निर्वाचक मंडल में क्या होगा? देखिए ऑप्शन में संसद के सभी सदस्य होंगे, विधानसभा के एवं विधान परिषद के सभी सदस्य, बिल्कुल गलत, क्योंकि संसद नहीं कहिए, संसद कहने का मतलब सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत तो इधर लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी 12 होता है, इसलिए तो गलत हो गया सभी सदस्य कहने का अर्थ। बी में देखिए संसद के दोनों सदनों एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा, ये उपयुक्त लग रहा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए सी में देखिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, हाँ सिर्फ संसद के नहीं रहते, विधानसभा के भी रहते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, तो इस चारों ऑप्शन में से सबसे पर्याप्त बी लगा। हमें लगा कि हो सकता है संशासित की भी चर्चा कर दे, क्योंकि 2 दिल्ली और पांडुचेरी 2 संशासित ऐसे प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इसलिए हमने आगे ऑप्शन भी पढ़ना उचित समझा। नेक्स्ट 28 में देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब कह रहा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो हमने 2 चीज़ों को समझ लिया कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है कि निर्वाचक मंडल है, और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति की बात की गई है। तो रीति भी हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से कि न्यूनतम कोटा जो होता है राष्ट्रपति बनने के लिए वह 50% से अधिक होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं कि जो सबसे ज़्यादा वोट लाया वो बन गया। क्या होता है विधानसभा और लोकसभा में, क्या होता है जो सबसे ज़्यादा वोट, चाहे वो एक ही वोट से क्यों नहीं हो, वो जीत उसकी होती। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, आपको न्यूनतम कोटा 50% से अधिक लाना ही होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रथम चक्र की गणना होती है, द्वितीय चक्र की गणना होती है, तृतीय चक्र की गणना होती है। हालांकि भारत में तो तृतीय चक्र का परिस्थिति नहीं आया है, द्वितीय चक्र का आया था जिसमें वीवी गिरी बने थे। वही वीवी गिरी जब देखेंगे कि इंदिरा गांधी क्या होती है, जब इंदिरा गांधी अपने मन मुताबिक जब जगजीवन राव को प्रपोजल रखती है, वो संसदीय जो कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है उसमें जब वो प्रपोजल रखती है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। तो थोड़ा इंदिरा गांधी, क्योंकि देखिए बात खारिज करने का अलग होता है, खारिज करने का बात ये होता है कि उस समय जो कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी थी वो नहीं चाहती कि इंदिरा गांधी क्या हो अपने अनुसार मनमाना कर पाए, उस मनमानी को रोकना चाहती है और मन मुताबिक नहीं कर देना चाहती, इसलिए उसको खारिज करते। फिर देखेंगे किस तरह से वीवी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, फिर उनके कहने पर इंदिरा गांधी के एक इशारे पर क्या हो जाता है, वह निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, जीत हासिल होती है। उसी में वो अंतरात्मा की आवाज़ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वोटिंग से एक दिन पहले वो सभी अपने सांसदों विधायकों को अंतरात्मा की आवाज़ से वोटिंग करने को आह्वान करते हैं, और फिर दूसरे राउंड में वही जो कौन होते हैं, वीवी गिरी की जीत होती है ना। प्रथम राउंड में तो नीलम संजीव रेड्डी ही आगे रहते हैं। चलिए वो कहानी आगे है, हम लोग चर्चा करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वही कौन सा कथन सही नहीं रहा। पहला कह रहा है सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, हाँ जितने भी राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता है जब 2 या 2 से अधिक विधानसभाएं भंग हो। देखिए ये जो प्रश्न कहा गया है कि कथन सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, तो कह रहा है कि सभी राज्य की विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 2 या 2 से अधिक विधानसभाएं भंग हो, तो बिल्कुल सही बात है। यह क्या है, जब 2 या 2 से, हालांकि आप देखेंगे कि क्या है कि अनुच्छेद मतलब 1961 के 11वें संविधान संशोधन में यह कह दिया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है, तो उसके आधार पर चुनाव वैधता का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति के निर्वाचक के समय किसी राज्य की विधानसभा भंग भी हो तब भी उसका निर्वाचन अवैध नहीं होगा। मान लेते कोई विधानसभा भंग हो तो उस समय उसका ऐसा नहीं कि वो अनवैलिड हो जाएगा, तो विधानसभाएं
निर्वाचन उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता, रोका जा सकता है लेकिन अवैध नहीं किया जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। बी में है संसदों के दोनों सदनों के सदस्य, बिल्कुल सही बात है। का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। दोनों सदनों के सदस्य का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मूल्य से कहीं भी अधिक होता। हाँ, वो क्या होता है, देखिए संसद का मत मूल्य निकालने के लिए क्या था, संसद के मत मूल्य, एक संसद का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के जो निर्वाचित विधायक हैं उनका मत मूल्य, और विभाजित किससे किया जाता था, संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल सदस्य संख्या से। तो क्या हो जाता था कि उसमें क्या हो जाता था, राज्य विधानसभा के संयुक्त मूल्य से कहीं भी अधिक होता है, कहीं अधिक भी होता था। उसके बाद है, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं होगा। यह भी सही बात है, मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः निर्वाचित नहीं होगा। यह भी ध्यान में रखो, मतों का बहुमत प्राप्त कर लेने से नहीं होगा, वो भी ध्यान में रखना है कि न्यूनतम कोटा भी प्राप्त करना है, और फिर वह स्वतः निर्वाचित भी नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या होगा, उसकी जो निर्वाचित मतलब होगा वो क्या होगा, आगे आप प्रोसेस देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा उसके शपथ ग्रहण अधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी या फिर जो उसके क्या हैं न्यायाधीश हैं उनके द्वारा करवाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वह पर्याप्त नहीं लग रहा है, कि यह सही नहीं है। 4 में देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये तो आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो तो अनुच्छेद 171 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधीन में आता है, तो वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी नहीं होगा, है ना। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, सी है जो बहुमत प्राप्त कर लेता है स्वतः ही निर्वाचित नहीं होगा। ये सही है, मतलब कहने का मतलब सही है, वो हम बताए थे कंक्लूजन की निर्वाचित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 में, भारत के राष्ट्रपति को उसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो पद से कौन हटा सकता है, तो आपको पता है कि वह संसद में क्या करना, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाना होगा। महाभियोग लाने की कुछ प्रक्रिया होती है, जिसमें से हम लोगों ने जाना था महाभियोग तभी आप ला सकते हैं जब मिनिमम 25% लोगों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए जिस अथी में ला रहे हो, चाहे लोकसभा में आप ला रहे हो, राज्यसभा की, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग। तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना इंपॉर्टेंट है, 14 दिन पूर्व उनको सूचित करना भी आवश्यक है, और यह तभी किया जा सकता है, लाया जा सकता है जब संविधान का अतिक्रमण हुआ हो। उस परिस्थिति में इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का जो प्रक्रिया है वह कहाँ से लिया गया है, वह जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो चलिए ये तो हम लोगों ने समझा, तो यहाँ पर ऑप्शन तो संसद ही पर्याप्त लग रहा है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भारत का संसद का महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि महाभियोग उन परिस्थिति में लाया जा सकता है जब क्या हो, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसे पद से हटाया जाए, नहीं अतिक्रमण किया गया हो, हुआ हो उनके द्वारा, उन परिस्थिति में लाया जा सकता है। हालांकि भारत में कोई भी न्यायाधीश के विरुद्ध अभी तक महाभियोग की परिस्थिति नहीं बनी है, तो वो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए 31 में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है, लोकसभा में कि राज्यसभा में, किसी भी सदन में किया जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। लोकसभा में अब यह जरूरी होता है कि अगर एक सभा, कोई भी सभा अगर कार्यवाही शुरू करता है तो अन्य सदन में जब वह जाएगा तो उसके लिए एक जांच कमेटी बैठता है। अब यह उसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि जो जांच कमेटी होगा वह उसी संसद के उसी सदन के सदस्य होंगे या अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, फिर उसको जांच करेगा, उस जांच होने के बाद फिर क्या करेगा, 2/3 से पारित करेगा। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है उसमें विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, ये ध्यान में रखिएगा। विशिष्ट बहुमत है ना, तो विशिष्ट बहुमत आप देखेंगे, विशिष्ट बहुमत और विशेष में अंतर है। इसमें है कि क्या होता है, सदन के कुल सदस्यों का 2/3 से पारित होना चाहिए, जबकि विशेष में होता है उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। वो आगे चर्चा है, और पहले ही इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हो सकता है प्रश्न आपको विशेष और विशिष्ट बहुमत से पूछ दिया जाए। तो संसद के किसी भी सदन से हो जाएगा।
राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। अनुच्छेद 71-61 में महाभियोग के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो अभी हम लोग चर्चा किए संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से, यह भी हम लोगों ने चर्चा किया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगा सकते हैं? जब वह उनके द्वारा संविधान के अतिक्रमण हुआ हो, उस परिस्थिति में आप क्या महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग में क्या होता है कि आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। लाने से पहले क्या होता है, 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है उन्हें। उसके बाद क्या होता है, 1/4 यानी 25% लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए, लिखित रूप से मतलब हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी आप ला सकते हैं। एक सदन के पास करने के बाद दूसरे सदन में जाता है, जब दूसरे सदन में जाता है तो सदन के द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जाती है। फिर जांच कमेटी के द्वारा जब यह सही पाया जाता है तो उसके बाद फिर वहाँ भी क्या होता है, विशिष्ट बहुमत यानी 2/3 का पास किया जाता है, तब जाकर वो महाभियोग लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? जब महाभियोग लगा हुआ हो तो उस परिस्थिति में अपना त्यागपत्र वो दे सकते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कार्यकाल पूर्ण होने पर एक ही परिस्थिति में संसद द्वारा जब महाभियोग लगाकर कार्यकाल पूर्ण होने से हटा सकते हैं, यही परिस्थिति ही एक है। नेक्स्ट 37 में देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप का संकल्प संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। कम से कम कितने दिन का लिखित सूचना प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो अगर आप महाभियोग का आरोप संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगा रहे हैं तो कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना प्रस्तुत करना होगा। एक देखिए, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन 1 को पढ़िए। ऑप्शन 1 में है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम 2/3। ये होता है, ये किस में होता है? उपस्थित एवं मतदान। ये जैसे आप ले लीजिए संविधान संशोधन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, फिर अन्य में विशेष बहुमत, तो ये हो गया विशेष बहुमत। लेकिन यहाँ पर सदन के कुल सदस्यों का, जो भी कुल सदस्य हैं, लोकसभा में 543, उधर आप जो राज्यसभा में उसका 2/3 सदस्यों का बहुमत, इसे हम लोग विशिष्ट बहुमत कहते हैं। तो ये विशिष्ट बहुमत के द्वारा महाभियोग के सदस्यों का समर्थन होता है, पारित होता है। 39 में देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, वो सिर्फ एक महाभियोग की परिस्थिति में, जो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, वो संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। क्राइटेरिया हम लोगों ने जाना कि 25% लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी कि 1/4 आप कह सकें। 14 दिन पूर्व क्या होना चाहिए, सूचना दी जानी चाहिए। उसका किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व की कृतियों को संवैधानिकता होगी। क्या संवैधानिकता हो? कह रहा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में, अवैध घोषित किया था तो उसके द्वारा चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो उसके जो कृत्य होंगे वो विद्यमान ही होंगे। तो हो जाएगा, छोटी का हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके द्वारा किया गया विधि मान्य ही होंगे, है ना। समझे ना, इसको अर्थ मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि उससे पहले जो उनके द्वारा कार्य किया गया तो वो मान्य होगा। अगर अवैध घोषित हो जाता है तो जो उन्होंने जो काम किया वो वैध होगा। ऐसा नहीं कि वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह से है ना, जॉब उब जाता है तो क्या होता है, सब पेंशन वेंशन वापस ले लिया जाता है ना, अगर उस पर गलत आरोप लगता है गलत तरीके से जॉब लेने का। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि वह कृत्य विधिमान हो जाता है। देखिए वही करा ना, चुनाव अवैध घोषित हो जाने पर उनके क्या करा है, उन किए जाने पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी, तो वो विधि मान्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 41 में, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष है? नहीं है ना, मतलब कहा जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना किया जाता है, इस पर थोड़ा दोषपूर्ण है। तो प्रक्रिया में कौन सा दोषपूर्ण नहीं है वो पता करना है आपको कि उसमें दोष नहीं है। पहला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें अवसर नहीं दिया जाता। एक प्रकार के दोष मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद के एक सदन पर आरोप लगाया जाए और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। बिल्कुल सही बात है कि इसमें सदन का एक सदन अगर आरोप लगाता है तो दूसरा सदन में जब वो जाता है तो वह सदन पहले एक कमेटी बैठाएगा और उस कमेटी के द्वारा जांच किया जाएगा। लेकिन उस कमेटी में स्पष्ट नहीं किया गया कि वो कमेटी की जाँच उसी सदन के सदस्य करेगा या फिर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा। तो एक स्पष्ट नहीं किया गया सदन की जाँच सदन स्वयं जाँच करेगा या किसी अन्य से जाँच करवाएगा। तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट 30 में देखिए, थर्ड में देखिए, राष्ट्रपति राज्य सभा के रिक्त स्थानों को अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने से संभव बना सकता है। ऐसा नहीं है, यही जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। कि ऐसा थोड़ा है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, रिक्त स्थान जो भी है समर्थकों को मनोनीत करके, क्योंकि मनोनीत होता है साहित्य के क्षेत्र में, उसके बाद विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में जो नियुक्ति की जाती है राज्यसभा में। तो इस प्रश्न में सी जो है इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है।
प्रक्रिया में कौन सा दोषपूर्ण नहीं है। तो यही है जो एक तरह से दोष इसमें नहीं है कि वो नहीं कर सकता है, यानी दोष से रहित है, यानी असंभव है बनाना। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग, तो ये इस आंसर का पर्याप्त जवाब है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, बिल्कुल है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा भंग कर दे तो जनता ना कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी, बिल्कुल सही बात है ना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित हो तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह सुप्रीम कोर्ट के वो दिलाएंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण करता है। तो शपथ ग्रहण की बात है जो 61 में तो महाभियोग की बात की गई है, और 61 से पहले जो क्या है वो जो 60 आप देख रहे हैं उसमें क्या किया है, 60 में है शपथ एवं प्रतिज्ञा की बात की गई थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएँ हैं, योग्यताएँ हैं, क्वालिफिकेशन है, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 43 के बाद 44 में हम लोग आते हैं। 44 में कहा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अभी हम लोग चर्चा किए सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ होंगे उनके समझ लेगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो उस स्थिति में कार्यवाहक कौन करेगा, वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। एक बार परिस्थिति ऐसा आया कि देश में ना तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहा है, उस परिस्थिति में एम हिदायतुल्लाह पहले होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे जो इसके कार्यभार को संभालेंगे। आगे चर्चा करेंगे, आ जाएगा है ना। जब क्या होगा, जब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का हार्ट अटैक आता है, दिल का दौरा पड़ने से जब उनकी मृत्यु हो जाती है 3 मई 1969 ईस्वी को, तो उस परिस्थिति में क्या होंगे, इधर रहेंगे उपराष्ट्रपति कौन रहेंगे, बीबी गिरी होंगे, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। और इसी बीच में उधर इंदिरा गांधी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दोनों में थोड़ा क्या चलता है, थोड़ा अपना अपना रुख चलता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये नहीं चाहती है कि इंदिरा गांधी अपने अनुसार राष्ट्रपति बनाए, वो अपना मनमानी करे। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी चाहती है कि वो अपने अनुसार लोगों के सहमत से बनाए, क्योंकि उनको थोड़ा महिला थी तो उसको लेकर क्या हो रहा था, वो नहीं चाह रही थी कि दबदबा बने रहे। तो इसको लेके यहाँ पर दो तरफा होता है, जिसमें जब पहला जो मीटिंग होता है जिसमें वर्किंग कमेटी जब होती है, जब इसका आप बोलिए अधिवेशन होता है, तो उसमें इंदिरा गांधी जगजीवन राम का नाम प्रस्ताव करते हैं। तो अन्य जो होते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कामराजन न उस वक्त होते हैं, उसके हेड होते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी को राथी से प्रधानमंत्री बनने से पहले के कामराजन को अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन उन्होंने सख्त मना किया था। हालांकि प्रधानमंत्री बनाने में भी उनका काफ़ी अहम योगदान है, के कामराज का जो क्या है उस कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कार्य किए, हेड के रूप में। तो वो क्या होते हैं, वो मतलब वो वर्किंग कमेटी वो अलग चाहती है, उसको खारिज कर देती है। फिर खेला स्टार्ट होता है, फिर ये क्या है रेड्डी को बनाना चाहते हैं, तो रेड्डी खारिज कर देता है। फिर नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा, और इधर क्या है पीबी गिरी को ये हिंट कर देते हैं इंदिरा गांधी जाकर। तो वहीं पर होता खेला स्टार्ट होता है अंतर आत्मा की आवाज़, जिसमें पहली बार वो वोट होगा, उसके बाद तो कभी अंतर आत्मा की आवाज़ मतलब हुआ ही नहीं है वो सजीत। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे, वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, उपराष्ट्रपति को करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को करेगा। राष्ट्रपति का त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को भेजता है, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कृत्यों के लिए निर्वहन कौन होगा, वह होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या भारत में ऐसा परिस्थिति बना है, बिल्कुल बना है। वह बना है तीसरे, जब आप देखेंगे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, उसके बाद आते हैं राधा कृष्णन आते हैं राष्ट्रपति के रूप में, फिर आते हैं ज्ञानी जैल सिंह आते हैं। अब क्या होता है, ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है। जैसे ही कार्यकाल के दौरान ज्ञानी जैल सिंह ने कही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिस्टेक से ज्ञानी जैल सिंह बोल दिए। तीसरे में डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं राधा कृष्ण का, उनके कार्यकाल के दौरान में डॉक्टर जाकिर हुसैन का 3 मई 1969 ईस्वी को मृत्यु हो जाता है। अब क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी रहते हैं, और बीबी गिरी क्या होते हैं 3 मई से लेकर 20 जुलाई तक रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, उधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को राष्ट्रपति को लेकर क्या हो जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर बात चलता है, सिलसिला चलता रहता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी चाहती है कि कोई और बने, और इंदिरा गांधी चाहती है कि मतलब कोई और बने। मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये नहीं चाहती है क्योंकि इंदिरा गांधी अपने अनुसार अपने मन मुताबिक और अपने मन मुताबिक क्या करे, राष्ट्रपति को वो चुने। इसलिए पहला जब मीटिंग होता है तो उसमें इंदिरा गांधी जगजीवन राम का प्रस्ताव को भेजती है, लेकिन उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसको खारिज कर देती है। उसके बाद सिलसिला स्टार्ट होता है, इधर रेड्डी को बनाना चाहती है, इसको लेके यह इंदिरा गांधी नहीं खुश होती है, यह उस पर सहमति नहीं होती है। फिर होता है इधर
इधर जब परिस्थिति ऐसा होता है तो इधर से हिंट मिल जाता है बीबी गिरी को, और बीबी गिरी को जाकर इंदिरा गांधी हिंट कर देती है, और फिर वो अपना क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति पद से त्याग देंगे। जैसे उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र, यानी उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे, तो जैसे ही वो त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति के लिए, स्वाभाविक सी बात है, तो पहले तो त्यागपत्र ही देना होगा, तभी तो वो लड़ सकते हैं। तो खाली रहेगा कुछ दिन के लिए, तो 20 जुलाई से 24 अगस्त के बीच एम हिदायतुल्लाह पहले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, वही होंगे। तो ये हम लोगों ने कहानी समझा है ना। तो नीलम संजीव रेड्डी और एम हिदायतुल्लाह के बीच में होता है। तो इसी में से इंदिरा गांधी एक दिन पहले अपने समर्थकों को, अपने सांसदों विधायकों को जाकर कहती है कि आप अंतर आत्मा की आवाज़ से वोटिंग डालें, और जिसमें आप देखेंगे कि प्रथम में नीलम संजीव रेड्डी प्रथम चक्र की गणना में होती है। प्रथम चक्र की गणना में कोई भी न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त करता है। फिर द्वितीय चक्र की गणना होती है, उसमें द्वितीय चक्र की गणना में बीबी गिरी को नाम मात्र ही 50.2% आता है, लेकिन वो जीत हासिल होता है। ये कहानी था, तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि मृत्यु त्यागपत्र तथा हटाए जाने की परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो पद का कार्यभार अभी हम लोग चर्चा कर लिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। अगर इस परिस्थिति में दोनों पद रिक्त था तो एम हिदायतुल्लाह पहले सिख मुख्य न्यायाधीश इस चीज़ को संभाले थे। जब राष्ट्रपति का मृत्यु त्यागपत्र कुछ भी हो जाए तो वह होता है कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्य करता है। तो मात्र 6 माह के अंदर में क्या होता है, निर्वाचन करवाना अनिवार्य हो जाता है। वह 6 माह तक ही इस कंडीशन को संभाल सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 51 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? करा निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति है जो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन में है बीबी गिरी। तो बीबी गिरी कौन थे? बीबी गिरी आप कहिए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या होते हैं, चौथे के रूप में होते हैं। पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे में ये डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल का दौरा पड़ने के कारण कार्यकाल में मरते, और चौथे में बीबी गिरी होंगे। फिर ज्ञानी जैल सिंह देखिए, तो ज्ञानी जैल सिंह ऐसे होते हैं जो केंद्रीय में कांग्रेस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में रहते हैं 1980 में, और फिर वही 1982 ईस्वी में शायद ये बनते हैं, क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। तो यही होगा ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर जाकिर हुसैन गृह मंत्री नहीं रहते। आर वेंकट रमन ये रहते हैं उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति रहते हैं। ये उपराष्ट्रपति के रूप में केंद्रीय मंत्री रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बनते। आर वेंकट रमन शायद हैं। आर वेंकट रमन की बात की जाए तो ये हैं मेरे ख्याल से 1984 के आसपास होंगे, 84 से 87 में होंगे। हाँ, यही होंगे उपराष्ट्रपति के रूप में केंद्रीय मंत्री रहते हैं। तो उपराष्ट्रपति के रूप में अगर केंद्रीय मंत्री के रूप में पूछा जाए तो आर वेंकट रमन। नेक्स्ट 52 में देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? कहा उपराष्ट्रपति थे ही नहीं। क्या डॉक्टर राधाकृष्णन थे? बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर राधाकृष्णन अगर आप बोलेंगे तो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में यही थे। जब वो क्या होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब वहाँ से हटते हैं तो यही बनते हैं, उनके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन बनते हैं, और फिर जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहते हैं उपराष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन फिर राष्ट्रपति बनेंगे। फिर इधर बीबी गिरी क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं होते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यही ज्ञानी जैल सिंह के बारे में ऊपर में हम लोगों ने देखा था, एक प्रश्न देखा था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी थे, जो गृह मंत्री के रूप में 1980 में कांग्रेस की सरकार में होते हैं। 1980 में, क्योंकि 77 में तो जनता दल की सरकार आती है ना, फिर जनता दल 80 में वह सरकार गिर जाती है। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? पहले तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे थे बीबी गिरी। तो बीबी गिरी होगा, हालांकि कम ही रहे थे, 3 मई से 20 जुलाई तक रहे ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से लेकर 62 तक रहे थे, है ना, मायने रखता है। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, यानी कि वो कांग्रेसी उम्मीदवार नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह बिल्कुल कांग्रेसी थे। नीलम संजीव रेड्डी को भी रहने देते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी कांग्रेसी उम्मीदवार के, मतलब कांग्रेस के द्वारा यह उम्मीदवार चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, मतलब इसमें कोई भी विरोध नहीं हुआ था, और ये जनता पार्टी के सरकार के समय ही बने थे। तो यही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गैर कांग्रेसी उम्मीदवार हैं, गलत हम बोल दिए। नीलम संजीव रेड्डी तो कांग्रेस के द्वारा चुने ही जाते हैं, तो ये नहीं होगा, ये ध्यान में रखना होगा। बीबी गिरी कांग्रेसी नहीं होते हैं, है ना, गैर कांग्रेसी होते हैं। क्योंकि बीबी गिरी देखिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, क्योंकि बीबी गिरी क्या होते हैं, उधर उपराष्ट्रपति बनते हैं। ये तो इंदिरा गांधी को हिंट के आधार पर ना, ये बीबी गिरी क्या हो जाते हैं, ये खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये जीत जाते हैं, है ना, ये तो होता है। इसलिए बीबी गिरी होगा।
प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार पर बीबी गिरी होंगे थे। ध्यान में रखना है, ना कि नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को तो आप देखेंगे तो कांग्रेसी के द्वारा ही चुना ही गया था ना, जिसमें से हाँ वो बात अलग है कि वो नहीं जीत पाए थे उसके समय, प्रतिद्वंदी में तो यही थे ना। 56 में देखिए भारतीय राष्ट्रपति की नीलम संजीव रेड्डी। हाँ फिर आगे तो आप देखेंगे कि छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी ही बनेंगे, निर्विरोध निर्वाचित होंगे। 55 में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी। तो प्रथम गैर कांग्रेसी के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे, वो थे ये बीबी गिरी। अब नेक्स्ट देखिए 56 में भारत राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण। कह रहा भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का, हाँ ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न अलग है। कह रहा भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति यानी सभी के सम्मति बिना विरोध के चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में हुआ था विरोध, डॉक्टर जाकिर हुसैन में भी हुआ था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन में, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी में बिना विरोध निर्विरोध ही निर्वाचित हुए थे 1969 ईस्वी में। तो ध्यान में रखिए 1969 में तो ये पराजित हुए थे। कब हुए थे, बीबी गिरी के समय में, लेकिन फिर 1906 यानी कहिए कि जनता पार्टी की सरकार होती है, जनता पार्टी की सरकार में 1977 ईस्वी में, इसी में ये नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। एक बार हारने के बाद दूसरी बार निर्विरोध चुने जाते हैं। 57 में देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। कौन है जो भारत का कभी राष्ट्रपति नहीं थे। राधा कृष्णन रहे थे, ज्ञानी जैल सिंह रहे थे, कार्यकाल के ज्ञानी जैल सिंह ऐसे थे जो केंद्रीय गृह मंत्री थे पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान मृत्यु। श्री राजगोपालाचारी राष्ट्रपति नहीं रहे थे, वह भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति होंगे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, जो 1950 से लेकर 62 तक रहेंगे। सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहेगा राष्ट्रपति के रूप में। ये राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ प्रश्न और भी प्रश्न हैं जो हम लोग नेक्स्ट अध्याय में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें।